हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने शासक और इमारतों का कुछ भाग पढ़ा था, तो आज भी इसी पाठ को हम पूरा करते हैं। तो इसका कुछ अंश पिछले पाठ में बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। आज हम कक्षा 7 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी विरासत। हमारी विरासत में अध्याय 5 में है शासक और इमारतें। तो इसमें हमने मुगल काल का जो प्रसिद्ध स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ा, लाल किला के बारे में पढ़ा, स्थापत्य कला के बारे में, लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव मंदिर, तमिलनाडु का राजराजेश्वर मंदिर, सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषता, दिल्ली का कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, बलबन का मकबरा, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा पढ़ा था। तो यहाँ तक हम पिछली पाठ में पढ़ चुके थे। यदि आपने नहीं पढ़ा है वो पाठ, तो उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आज हम उसका जो भाग बाकी रह गया है उसे पढ़ेंगे, शासक और इमारतों का। शासकों द्वारा बनाए गए इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चित्र में दिख रहा है ना, ये है गोल गुंबद। तो गोल गुंबद कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उन्हीं का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष और बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। तो इसमें क्या है, देखिए चौकोर आकृति है, इसमें चारों ओर तो मीनारें बनी है, स्तंभ है, 4 स्तंभ है ना चारों तरफ, और यहाँ क्या है, यहाँ गुबंद बना हुआ, इसे गुबंद कहते हैं। जो गोल आकृति होता है इसे गुबंद कहते हैं। तो ये एक ही कमरे का है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक कमरे का है, और इसके बीच में कोई स्तंभ नहीं है। इसको खड़ा करने के लिए मध्य में कोई आधार नहीं है। तो मध्य के में आधार, बिना आधार वाला ये मकबरा है। ये मकबरा है सुल्तान आदिल शाह का मकबरा। तो मकबरा क्या होता है इससे पहले हमने जाना है। मकबरा होता है किसी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में जो बनाया जाता है उसे मकबरा कहते हैं। मुगल काल की स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। इसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। तो जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है वो क्या है? इस्लामी कला और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस की, मध्य एशिया की, गुजरात की, तुर्की की, जौनपुर, बंगाल की आप वहाँ की ये को देख सकते हैं, कलाओं का मिश्रण जिसमें देख सकते हैं। वहाँ की छवि इसमें जो मुगल स्थापत्य कला है उसमें देखने को मिलती है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता। पहला है, मुगल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। तो इससे पहले आकारों और डिजाइनों पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते थे, एक ही तरह के लगभग सारे इमारतें बनते थे। लेकिन मुगल काल में ही पहली बार इन डिजाइनों के ऊपर और इनके आकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव भी किया गया। दूसरा नंबर, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं गचकारी का प्रयोग। तो निर्माण के लिए पहले सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों को आपस में जोड़ दिया जाता था। लेकिन मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें पलस्तर का भी प्रयोग किया जाने लगा। मतलब दो पत्थर को जोड़ने के बाद उसके ऊपर प्लस्तर किया जाता था, गचकारी किया जाता था। इसके बाद तीसरा नंबर है पित्रादुरा का प्रयोग। तो पित्रादुरा क्या है? सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट। संगमरमर क्या है? एक तरह का सफेद पत्थर है
और उसके ऊपर जवाहरात जैसे कीमती पत्थरों, हीरे, मोती, इसकी सजावट की जाती है संगमरमर के ऊपर, और इस कला को कहते हैं पित्रादुरा। 4 नंबर, बागों को गुंबद के आसपास विकसित किया गया। तो इससे पहले जितने भी इमारत होते थे उसमें बागीचे नहीं बनाए जाते थे, लेकिन मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें आप देखिएगा कि जितने भी गुंबद बनते हैं, जितनी भी गुंबद या इमारत कुछ भी बनते हैं, तो उसके चारों ओर बागीचे, सुंदर सुंदर बागीचे को बनाया जाता है। ये इस कला की एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदरता लाती है। बाग बगीचे होंगे किसी इमारत के चारों ओर, तो उसकी जो खूबसूरती है और 4 बढ़ जाती है। तो जैसे आप देखेंगे जो आगरा में ताजमहल है उसके चारों ओर भी बागीचे बने हैं, और भी बहुत सारे मुगल कालीन आपको देखने को मिल जाएंगे कलाकृतियां, इमारतें जिसके चारों ओर बागीचे बने हुए हैं। 5 में है सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। तो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें 2 चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। पहला है संगमरमर का प्रयोग और दूसरा है बलुआ पत्थर। तो संगमरमर का प्रयोग जैसे आप देख सकते हैं, ताजमहल को बनाने में संगमरमर, सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, और बलुआ पत्थर का प्रयोग लाल किला में किया गया था। तो इस तरह से बहुत और भी इमारतें हैं जिसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से होती है। तो जो बाबर का समय है उस समय से मुगल काल की शुरुआत मानी जाती है, और मुगल वंश के संस्थापक भी कौन थे? बाबर थे। तो उनकी जो वंशावली है उसको हम याद करने के लिए एक बांग्ला में एक लाइन है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे बाबर होलो आबार जोर शारालाम ओशुदे। तो बाबर क्या है? बाबर। होलो क्या हुआ? हुमायूं। बाबर होलो आबार, आबार क्या हो गया? अकबर। और आबार जोर, जोर जहांगीर। सारालाम शहंशाह शाहजहां, और ओशुदे औरंगजेब। तो हो गया। इस तरह से आपको इसको याद करने में सुविधा होगा। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, इस तरह से सीरियली ये वंश है। तो इसको आप याद कर लेंगे, बाबर होलो आबार जोर सारालाम ओशुदे। तो इस तरह से हो गया ये सब, जिसमें मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर थे, और उन्हीं के समय ही मुगल जो स्थापत्य कला है उसका विकास होना शुरू हुआ, मतलब शुरुआत उसी से हुआ। उसने पानीपत के निकट काबुल बाग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया काबुल बाग में। बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाया। तो जो बाबर था उसने रुहेलखंड में भी एक मस्जिद बनाया, जामा मस्जिद। संभाल में जामा मस्जिद बनाया और आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनाया। उसने 4 बाग पद्धति व पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति भारत में प्रयुक्त किया। तो अब तक ईरानी इस पद्धति का उपयोग भारत में नहीं किया जाता था, लेकिन इस जो स्थापत्य कला है, मुगल स्थापत्य कला है, इसमें ईरानी पद्धति का भी समावेश किया गया। तो इसमें क्या क्या किया गया? बाग लगाने का, इमारत के चारों ओर बाग लगाने का, और कृत्रिम जलाशय या फिर फव्वारे का लगाना, जिससे कि वो जगह और ज्यादा सुंदर लगे। तो आप बहुत सारे ऐसे मुगल कालीन इमारत देखेंगे जिसमें कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, या फिर जलाशय के मध्य में बनाया गया है। जैसे जो ताजमहल है उसके आगे देखिएगा कि एक कृत्रिम जलाशय बना है। तो ये पद्धति ईरानी पद्धति है। इसके बाद है हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिश में बीता। तो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसका जो अधिकतर समय था वो साम्राज्य में जो अशांतियां हो रही थी, जो साम्राज्य उसने खो दिए थे उसको पाने में, मतलब युद्धों में ही बीता, युद्ध में और अपने रक्षा में, इसी सब में बीता। तो अतः वह स्थापत्य कला के विकास पर ज्यादा समय नहीं दे पाया। तो बाबर के समय जितना उन्होंने इमारतों का, मस्जिदों का निर्माण किया, उस अनुपात में हुमायूं के समय बहुत कम निर्माण हुआ। उसने फतेहाबाद हिरास में फारस शैली की एक मस्जिद का निर्माण कराया।
तो हुमायूं ने एक मस्जिद का निर्माण कराया फतेहाबाद में, फारस शैली में एक मस्जिद बनाया था। शेरशाह ने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण बिहार के सासाराम नामक स्थान पर झील के बीचों बीच करवाया था। तो जो शेरशाह था उसने अपनी मृत्यु के बाद, लोग ऐसे क्या करते हैं अपने मृत्यु के बाद ही मकबरा बनाते हैं, लेकिन जो शेरशाह था उसने अपने जीवन काल में, मतलब अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा बनाया था। कहाँ बनाया था? बिहार के सासाराम नामक स्थान में, और एक झील के बीचों बीच उसका मकबरा स्थित था। इस मकबरे में भारतीय और इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये जो उनका मकबरा था शेरशाह का, उसमें आप इस्लामी शैली और भारतीय शैली दोनों का मिश्रण देखेंगे। मकबरे का चारों ओर मेहराबदार बरामदे हैं, और मकबरा जो है उसके चारों तरफ क्या है? बरामदे बने हैं। शेरशाह ने दिल्ली के पुराना किला के अंदर किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जो शेरशाह था उसने दिल्ली के जो पुराना किला है उसके अंदर एक मस्जिद बनाया था जिसका नाम था किला-ए-कुहना। शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण इस मस्जिद की खास विशेषता थी। और इस मस्जिद की विशेषता क्या थी? किला-ए-कुहना की, इसमें शेर मंडल नाम का, ठीक है, एक अष्टभुजाकार 8 भुजाओं वाला एक 3 मंजिला मंडप बनाया था। उसके 3 मंजिले थे और उस मंडप का नाम था शेर मंडल। तो ये जो था इस मस्जिद का कुछ अलग दिखाता था, बाकी मस्जिदों से ये मस्जिद को यही शेर मंडल अलग दिखाता था। अब है अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। तो अकबर के समय जो पहला इमारत बना वो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। तो अकबर के समय जो पहला इमारत बना वो था हुमायूं का। हुमायूं के मृत्यु के बाद उसका जो मकबरा बनाया गया था वही अकबर के समय पहला मकबरा बना था। तो इसको बनाया था जो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने ही इसको बनवाया था हुमायूं की याद में। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है, और इस मकबरे में आप भारतीय रूप में ईरानी शैली को देखेंगे। हुमायूं का जो मकबरा है, देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे की विशेषता, तो क्या विशेषता है हुमायूं के मकबरे की? देखिए, भारत का यह पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। देखिए यहाँ एक गुंबद है ना दोनों तरफ, और यहाँ बीच में एक गुंबद है। तो ये दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। दूसरा, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि इसको देखने से लगता है कि जैसे ताजमहल का छोटा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि ये ताजमहल के आने के पहले का पूर्वानुमान है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ था। तो देखिए इसके चारों ओर कितने हरे भरे सुंदर बागीचे हैं ना, तो इसी मकबरे में सबसे पहले 4 बाग पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। सबसे पहला दोहरा गुंबद का प्रयोग इसी में किया गया था। 4 बाग पद्धति का भी प्रयोग इसमें सबसे पहले किया गया था। मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इस मकबरे में दफनाए गए हैं। तो ये जो मकबरा है इसी में मुगल घराने के अधिकतर जो शासक थे उनको यहीं दफनाया गया था। तो देखिए कितनी सुंदर है ना ये इमारत, इसके चारों ओर जो बगीचे हैं उसको और सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अकबर के भवन निर्माण कार्य में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया है। ठीक है, जो अकबर के काल में जितने भी निर्माण किए गए वे अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और साहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग किया गया। तो अकबर के समय
किस शैली का प्रयोग किया गया है? मेहराबी और साहतेरी, ठीक है, साहतेरी जो शैली है उसका प्रयोग किया गया। इसने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाकर वहां अनेक भवनों का निर्माण कराया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया और इस जगह को सुंदर बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण कराया। अकबर कालीन इमारतों में गुंबद का कम से कम प्रयोग किया जाता है। तो उस समय जो बनाए गए इमारत अकबर के समय, तो उस समय गुंबद का प्रयोग कम किया जाने लगा। इससे पहले जो इमारतें बनती थी उसमें गुंबद ज्यादा बनते थे। अब देखिए बुलंद दरवाजा, तो ये देखिए चौकोर आकृति है ना ये जो दरवाजे की, और इधर कोन बना है इधर, है ना, और इसमें देखिए छोटे छोटे गुंबद है, 3 गुंबद है ना, लेकिन छोटे छोटे हैं, तो गुंबद का प्रयोग कम किया गया। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए ये लाल दिखाई दे रहा है। आगरा के समीप सीकरी नामक ग्राम को ही अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा के समीप बनाई थी और उस गांव का नाम था सीकरी, और इसी का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? फतेहपुर सीकरी पड़ा। दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम क्या है? दीवाने आम एक आयताकार कक्ष है। आयताकार मतलब जिसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, इस तरह का कक्ष है। यह खंभों पर निकली हुई बरामदों की कक्षा है। और ये क्या है? खंबे बने हैं और उसमें बरामदे हैं और उसी में कक्ष है। अकबर एक सिंहासन पर बैठता था और उसके जो मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था। मनसबदारों एवं नौकरों के लिए भी मेहराबी बरामदा दीवाने आम में बना था। तो अकबर तो अपने सिंहासन पर बैठता था और उसके जो मंत्री थे, मशवरा देने वाले सलाहकार थे, मनसबदार थे, नौकर थे, वे जो मेहराबी बरामदे बने हुए थे दीवाने आम में, वहीं वे बैठते थे। ये हो गया दीवाने आम। दीवाने आम आयताकार था। अब जो दीवाने खास था वो चौकोर था, मतलब उसकी जो चौड़ाई थी और लंबाई थी वो समान था, इस तरह की आकृति थी। तो दीवाने खास एक वर्गाकार भवन था। कैसा भवन था? वर्गाकार। इसके मध्य में बड़े ऊंचे चबूतरे पर बैठकर जो बादशाह अकबर थे अपने कर्मचारियों की बहस सुनते थे। और जो दीवाने खास था वो वर्गाकार जगह था और उसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा मतलब ऊंचा जगह, और उस ऊंचे जगह पर बैठकर बादशाह जो अकबर थे वे अपने कर्मचारियों की बहस को सुनते थे, उनका विचार करते थे। दीवाने खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था। और दीवाने खास में ही क्या था? इबादत खाना था। और इबादत खाना में क्या होता है? अलग अलग धर्मों के लोग विद्वान आते हैं और वहाँ विचार विमर्श होता है। तो वहाँ प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न धर्म के विद्वानों का विचार विमर्श सुना करता था जो बादशाह अकबर था। अकबर द्वारा अनेक अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में पंचमहल, जोधाबाई महल, इबादत खाना और सलीम चिश्ती का मकबरा है। तो अकबर के द्वारा बनाए गए कुछ इमारतें हैं, पंचमहल, और जोधाबाई उनकी पत्नी है उनका महल, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब अकबर के समय ही बना था। बुलंद दरवाजों का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यह दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। जहांगीर के स्थापत्य, ये हो गया अकबर का। तो अकबर ने अपने जब गुजरात में विजय प्राप्त की, गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद अपनी इस उपलब्धि की खुशी में उन्होंने एक दरवाजा का निर्माण किया, बुलंद दरवाजा। और यह दरवाजा 134 फीट ऊंचा था और यह भारत में निर्मित होने वाला जो प्रवेश द्वार है उसमें सबसे ऊंचा था। और इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। देखिए यह है बुलंद दरवाजा। ये भारत में बनने वाला जो प्रवेश द्वार है वो इसमें सबसे ऊंचा है ना। इसकी ऊंचाई है 134 फीट।
जहांगीर ने स्थापत्य कला पर ज्यादा ध्यान न देकर बाग बगीचे एवं चित्रकारी को अधिक महत्व दिया। इससे पहले जो शासक थे मुगल कालीन, उन्होंने स्थापत्य कला पर बहुत ध्यान दिया, इमारतों के निर्माण में बहुत ध्यान दिया, लेकिन जहांगीर ने अपने शासनकाल में बाग बगीचों पर ज्यादा ध्यान दिया और साथ ही चित्रकारी पर भी ध्यान दिया। वे चित्रकारी को बहुत पसंद करते थे और उनके समय को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। वे चित्रकारों को बहुत बढ़ावा देते थे अपने शासनकाल में। अब ये देखिए एतमाद उल दौला का मकबरा, ये चित्र में दिख रहा है ना, ये भी अलग है। ये क्या है? संगमरमर का बना हुआ है, सफेद संगमरमर का। तो इसकी जो आकृति है थोड़ी अलग दिख रही है आगे के जो चित्रों में हमने देखा है। तो एतमाद उल दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा किया गया था। किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। इससे पहले पित्रादुरा जान चुके हैं। तो संगमरमर के ऊपर जवाहरतों का जो काम किया जाता है उसे पित्रादुरा कहते हैं। तो इसमें ही सबसे पहले भारत में जो बने इमारत हैं उनमें पित्रादुरा का कार्य हुआ। मकबरे के अंदर सोने एवं अन्य कीमती रत्नों से जड़ावट का काम किया गया है। जो मकबरा का अंदरूनी भाग है उसमें संगमरमर के ऊपर सोना और अन्य कीमती जो रत्ने हैं उनको जड़ावन का काम किया गया है, उनको जड़ा गया है। मकबरे के दीवारों में संगमरमर की सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया है और जो अंदर जो दीवारें हैं उसमें जो संगमरमर है उसको काटकर जालीदार बनाया गया है और उसमें लगाया गया है। यह आगरा में स्थित पूर्णतः संगमरमर की पहली मुगल इमारत है। तो यह आगरा में स्थित सबसे पहला इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है मुगल कालीन। अब देखिए आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा नामक स्थान में अकबर का मकबरा है। ठीक है, जो अकबर का मकबरा था वो सिकंदराबाद में है, आगरा से 5 मील दूर है। इसका निर्माण अकबर ने खुद शुरू करवाया और जहांगीर ने इसका निर्माण पूरा कराया। तो उन्होंने भी अपने जीवित अवस्था में ही अपने मकबरा का निर्माण कराया अकबर ने, और लेकिन वो ये मकबरा पूरा नहीं कर सके, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसे किसने पूरा किया था? जहांगीर ने पूरा किया था। 5 मंजिल वाला इमारतों की पहली मंजिल पर अकबर का कब्र है। तो ये जो इमारत है वो 5 मंजिला है, जो मकबरा है 5 मंजिला है और इसके सबसे निचली जो पहली मंजिल है उसमें अकबर का कब्र बना हुआ है। यह मकबरा गुंबद विहीन है और इसमें कोई गुंबद नहीं है। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर था और जो शाहजहां का काल था उस समय जो मुगल स्थापत्य कला था वो बहुत ज्यादा उन्नति किया था। शाहजहां के समय, शाहजहां के काल में सफेद संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ। तो इससे पहले जब अकबर का शासनकाल था उस समय लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया और शाहजहां के समय में संगमरमर का जो सफेद पत्थर होता है उसका बहुत प्रयोग हुआ इमारतों के निर्माण में। यह संगमरमर जोधपुर के मकराना नामक स्थान में मिलता था और ये जो संगमरमर आता था उसको जोधपुर से लाया जाता था। जोधपुर का एक मकराना नाम का स्थान है, वहीं ये संगमरमर मिलता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई इमारतें, किले और मस्जिदों का निर्माण कराया। तो शाहजहां ने स्थापत्य कला पर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने बहुत सारे इमारतों का निर्माण कराया, किलों का निर्माण कराया, मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें मोती मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो लोग जो शासक होते थे वे इमारतों का, किलों का, भवनों का, मस्जिदों का क्यों निर्माण कराते थे? मकबरों का, ताकि वे अपने समृद्धि को दिखा सकें कि हम कितने संपन्न हैं, कितने ज्यादा योग्य हैं। तो उनके वैभव को दिखाने का एक जरिया था, ताकि लोग उनको देखकर, लोग और बाहर के दुनिया के लोग ये देखकर, उनके जो बनाए हुए इमारत को देखकर उनकी जो संपन्नता है उसको समझ सकते हैं थे, उनकी शक्तिशालीता को समझ सकते थे और उनकी प्रसिद्धि भी होती इसके कारण। और इसी कारण से जो शासक होते थे वे
इमारतों के निर्माण में, किलों के निर्माण, मस्जिदों के निर्माण में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। किला निर्माण, जो लाल किला है उसका निर्माण देखिए किस तरह से हुआ। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ था। इसके निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था। किले की प्राचीर को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया और इसकी जो दीवार थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। क्योंकि ये लाल रंग के पत्थरों से बना था इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। और ये किला था, इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और रंग भवन प्रमुख भवन थे। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। तो जो लाल किला है उसके अंदर दीवाने आम था, दीवाने खास था जिसमें राजा अपनी सभा बुलाते थे, और एक रंग भवन भी था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, और मुगलों के द्वारा बना ये अंतिम किला था। इसके बाद कोई किला का निर्माण नहीं किया गया। इसके बाद है जामा मस्जिद। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, ये जामा मस्जिद है। इसमें 3 गुंबद बने हुए हैं, 2 मीनार है ना। तो देखते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। लाल किला के पास ही है जामा मस्जिद और यह एक ऊंचा चबूतरा में बना है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है और भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। इसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? 3 प्रवेश द्वार हैं। और यह मस्जिद 3 गुंबदों से युक्त है। जैसे दिख रहा है ना, यहाँ एक गुंबद है, यहाँ एक और यहाँ बीच में एक, 3 गुंबदों से युक्त है और इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। अब है ताजमहल। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से यह एक है। तो जो विश्व के 7 अजूबे हैं उसमें से एक है ये ताजमहल, और ये बहुत ही खूबसूरत भवन है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। और इसका निर्माण शाहजहां ने किसके स्मृति में कराया था? अपनी जो पत्नी थी उससे वे बहुत प्यार करते थे, मुमताज महल से, और उनके स्मृति में, उनकी याद में ही इसे बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में आरंभ हुआ और तथा 1653 में पूरा हुआ। तो 1631 में प्रारंभ हुआ, 1653 में पूरा हुआ, अर्थात 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसका क्या अर्थ है कि जो ताजमहल बना उसको बनने में 22 वर्षों का समय लगा। तो कितना लंबा अंतराल लगा, देखिए इसको बनाने में कितनी बारीकियां हैं कि इतना समय लगा। 22 वर्षों तक दिन रात मेहनत करके मजदूरों ने इसे बनाया। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। जो उस्ताद अहमद लाहौरी था उसके द्वारा ही पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया सारे चीज किस तरह से क्या बनेगा, इसका स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि शाहजहां ने दी। जब ये इतना सुंदर महल जो भवन है वो बनकर तैयार हो गया, उससे खुश होकर शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि दे डाली। मोहम्मद इंसा खां मुख्य मिस्त्री एवं निर्माता था और इसका जो मुख्य मिस्त्री था वो था ईशा खान। ताजमहल की लंबाई चौड़ाई बराबर है और ताजमहल जो है वो उसका जो लंबाई है और चौड़ाई है बराबर है, मतलब ये वर्गाकार है। इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया। जोधपुर के जो मकराना है वहां के संगमरमर का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें 2 समाधियां स्थित है, एक मुमताज महल की तथा दूसरी शाहजहां की। तो शाहजहां ने इसे बनाया अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में, तो मुमताज महल की वहां पे समाधि है और साथ में शाहजहां की भी वहीं एक साथ समाधि है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद एवं तथा सिराज से
हस्तकला विशेषज्ञ, मतलब जहाँ जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उनको इस भवन के निर्माण के लिए बुलाया गया। तो इसके लिए निर्माण के लिए बगदाद एवं सिराज से हस्तकला विशेषज्ञों को बुलाया गया। जो हाथ की कला में एक्सपर्ट थे, सुंदर चित्र आंकने में, चित्र नक्काशी करने में एक्सपर्ट थे, उनको बगदाद और सिराज से बुलाया गया। गुंबद निर्माण कला के लिए कुस्तुतुनिया से बुलाया गया। गुंबद निर्माण के लिए कुस्तुतुनिया से बुलाया गया विशेषज्ञों को। फूल पत्तियों की खुदाई हेतु बुखारा से विशेषज्ञ बुलाए गए। मतलब जो उसमें नक्काशी है, कभी जाइएगा तो देखिएगा कि खूब सुंदर, इतना बारीक नक्काशी है कि तभी आपको देख के पता चलेगा कि जरूर इसको किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट ने बनाया होगा। शिखर निर्माण एवं बाग बगीचा निर्माण के लिए समरकंद से कुशल विशेषज्ञों को बुलाया गया था। तो शिखर का जो निर्माण, जो सबसे ऊंचाई पर होता है शिखर, उसके निर्माण के लिए और बागों के निर्माण के लिए, बगीचे के निर्माण के लिए समरकंद से एक्सपर्ट को बुलाया गया था। ताजमहल का निर्माण पूरा करवाया था और इन सबको बुलाकर इनके द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल के अंदर भाग में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है और जो इसके अंदर का भाग है, इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब संगमरमर के ऊपर कीमती पत्थरों, जवाहरात, हीरे का काम किया गया है। और इतना समय लगा, 22 वर्षों का समय, इतने सारे एक्सपर्ट मिलकर इसको बनाए हैं, इतना खर्च किया गया है, तब जाकर इतनी सुंदर एक कलाकृति, इतनी सुंदर एक इमारत तैयार हो गई है। और ये इतनी सुंदर है कि इसको 7 अजूबों में स्थान मिला है। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर में ये सुंदर सा सुडौल गुंबद है। अन्य 4 कोने पर एक एक मीनारे स्थित है। और देखिए 4 कोने पर 4 मीनारे स्थित है ना, 1 2 3 4 मीनारे स्थित है। और ये क्या है, पूरा चौकोर है, आयताकार है। और आज भी ताजमहल को देखने के लिए लोग जो है हजारों की संख्या में सैलानी देश विदेश से आते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग इसे देखने आते हैं हजारों की संख्या में। ये इतना ही खूबसूरत है। यह भारत का सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की ये सांस्कृतिक धरोहर है। और इतनी सुंदर जो आकृति देखिए है, आगे है ना, ये कृत्रिम जलाशय बनाया गया। मुगल शैली का ये एक विशेषता था कि कृत्रिम जलाशयों का निर्माण। और ये देखिए बाग बनाए गए और इधर भी किनारे भी बाग बनाए गए। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, यमुना नदी के किनारे। देखिए कितनी सुंदर आकृति है। ये है ताजमहल। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कुछ जानने योग्य शब्द हैं, जैसे मकबरा, टॉम्स, संगमरमर, मार्बल, गुंबद, डोम्स, मस्जिद, मॉस्की, मंदिर, टेम्पल, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, ये शब्द आप याद कर लेंगे। और ये चैप्टर आप और एक बार रिपीट करके पढ़ लेंगे अच्छे से। आशा करती हूँ आप इसे समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाई होंगी। और इसका जो प्रश्नोत्तर है उसको एक अलग से वीडियो में करते हैं, आज इसको नहीं देखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न हैं, ठीक है। कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इधर छोटे प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हैं। इसको अलग से वीडियो में करते हैं। तो इसे आप पढ़िए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका पिछला कोई चैप्टर छूटक गया है या फिर आने वाले आपको चैप्टर चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई चैप्टर नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।